गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल भी हमें नेटवर्क थोड़ा इशू था और आज भी नेटवर्क सुबह से प्रॉब्लम है। मैं बार बार ट्राई कर रहा था लाइव आने की, बट काफ़ी ट्राई करने के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि मैं लाइव क्लास ले पाऊँ। इसलिए मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ और आप इस वीडियो को, ये लाइव स्ट्रीम में चलेगी ये भी वीडियो, बट मैं लाइव नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे पहले से। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लाइव चैट में मुझे कमेंट करें, वहाँ पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था, फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका था। सेकंड में हमने सॉफ्टवेयर देखा था, सॉफ्टवेयर क्या है। देन सॉफ्टवेयर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वो आता है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस को डिस्कस करने से पहले मैं एक बेसिक आपको बता दूं, जो मैंने नोट्स आपके साथ शेयर करे हैं उन्हीं नोट्स को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो एक चीज हमें पता है, मैं एक वाइट शीट ले लेता हूँ। एक चीज हमें पता है, जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझ आती। ठीक है, कंप्यूटर को क्या समझ आता है? बाइनरी, दैट इज इसको या तो 0 समझ आएगा या फिर 1। ठीक है, 0 1 दोनों में से एक समझ आता है। अब हम जो यूजर्स हैं, हमें 0 या फिर 1 में प्रोग्रामिंग करने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में मैंने एक एग्जांपल बताई थी। फॉर एग्जांपल, ये मेरा नेम है RAKESH। ठीक है, अगर मैं इस R की कोडिंग लिखता हूँ, सपोज R की कोडिंग ये है, इसी तरीके से A की कोडिंग लिखता हूँ मैं, इसी तरीके से K की कोडिंग लिखता हूँ मैं, E की कोडिंग लिखते हैं, S की कोडिंग, मतलब ये कोडिंग मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है। तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट S की ही कोडिंग है, मैं सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सारी कोडिंग बन के आ रही है, ये लेफ्ट टू राइट में लिखना स्टार्ट करूंगा, कुछ इस तरीके से आ रही है। 1 1 0 1, देन 4 टाइम 1 0 1 0 1, देन 0 1 0 1 0 0 1 0। अगर इसमें से मान लो ये जो 1 है ये 0 हो जाता है, या फिर ये जो 1 है ये 0 हो जाता है, तो ये क्या हो गया, जो मेरा कोड है वो चेंज हो गया। तो अब हर एक आपको जो भी नेम के लेटर्स हैं वो आपको 0 और 1 की फॉर्म में मिलेंगे, और आपको ये पता नहीं चलेगा कौन सा 0 आपने 1 में रिप्लेस कर दिया या फिर कौन सा 1 आपको आपने 0 में रिप्लेस कर दिया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसमें जो कुछ ही कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे वो प्रोग्रामिंग कर पाते थे। अभी जो आप बच्चे हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में फॉर एग्जांपल बेसिक सीख रहे हो, और सेकंड सेमेस्टर में क्या करोगे, आप प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दोगे। सपोज आप C लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करोगे, और C में आपने क्या करने हैं, छोटे छोटे फॉर एग्जांपल आप एडिशन करोगे, देन फंक्शंस, कुछ भी प्रोग्राम बनाओगे, छोटे छोटे प्रोग्राम बना लोगे अभी इसी स्टेज पे। बट अगर यही काम हम करना चाहें बाइनरी लैंग्वेज में तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई, क्या आई, तो वो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जिस तरीके से हम कोई भी 2 पर्सन, एक वाइट शीट में ले लेता हूँ। ठीक है, जिस तरीके से कोई भी 2 पर्सन आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है और दूसरा ये बंदा है। ठीक है, अगर ये 2 बंदे आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए जिसके द्वारा ये क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो उसके लिए ना हमारे पास आती हैं लैंग्वेजेस। क्या आता है? लैंग्वेजेस। अब इन लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल
हमारे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, हमारे पास हिंदी लैंग्वेज है, हमारे पास पंजाबी लैंग्वेज है, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो हम कोई भी लैंग्वेज यूज करके ये दो जो पर्सन हैं ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इतना समझ आया? चलिए नेक्स्ट, अब ये पर्सन्स हैं ये तो कम्युनिकेट कर लेंगे। अब जब हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी हम, जब हमारे पास एक यूजर है वो जब वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, ठीक है। ये जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, वो हार्डवेयर पार्ट है। हार्डवेयर, हम जितने भी हैं हम सारे यूजर्स हैं, ठीक है, हम क्या हैं, यूजर। तो हम डायरेक्टली इसके साथ तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते। अब ये है हार्डवेयर जो है, इसको हम सीधा मशीन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या हम इसको मशीन भी कह सकते हैं। तो एक लैंग्वेज आती है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। क्या आता है? मशीन लैंग्वेज, जो कि सिर्फ 0 और 1 समझती है। अब इसी के बाद हमारे पास एक और आती है असेंबली लैंग्वेज। इसी के बाद एक और हमारे पास आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनकी हेल्प से हम एक हार्डवेयर, एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करना मीन्स या तो उसे कुछ हम बताएंगे या उससे कुछ पूछेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन लेंगे, कुछ स्टोर करवाएंगे, कुछ एक्सेस करेंगे, ठीक है। इतना समझ आया? तो पहली चीज है, हम लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? जब भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी के साथ, तब हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए होती है जो लैंग्वेज दोनों को समझ आए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ये तो आप इन डिटेल में थ्योरी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इस कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आती हैं बेसिक 3 लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज, देन असेंबली लैंग्वेज, देन हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, जो इसमें जितना भी काम हो रहा था वो 0 और 1 की फॉर्म में हो रहा था। अब अगर हम 0 और 1 की फॉर्म में काम करेंगे तो इसका कुछ तो बेनिफिट होगा, ठीक है, कोई बेनिफिट भी है हमारे पास और कुछ हमारे पास इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है। हर एक चीज के कुछ ना कुछ फायदे भी होते हैं, हर एक चीज के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे मशीन लैंग्वेज के क्या बेनिफिट थे और मशीन लैंग्वेज की क्या लिमिटेशंस थी, क्या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। अगर इस फर्स्ट वाली में कुछ ड्रॉबैक्स थी तो देन हमारे पास सेकंड आई और सेकंड ने उसके ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया। बात समझे? याद रखना, जब भी एक टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है, सेकंड टेक्नोलॉजी तभी आएगी अगर पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो फर्स्ट की इंप्रूवमेंट में हमारे पास सेकंड आएगी, सेकंड के बाद थर्ड आती है। तो थर्ड क्या करती है? इस सेकंड वाले को इंप्रूव करती है, ठीक है। या तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, अगर प्रॉब्लम नहीं होंगी तो उसको हम उसकी इंप्रूवमेंट के लिए ही करते हैं, ठीक है। या तो चलिए चलते हैं मशीन लैंग्वेज पे। तो फर्स्ट, अब ये जो मशीन लैंग्वेज है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये क्या काम कर रही है, ये 0 और 1 पे काम करती है। सारा किस पे काम करती है? 0 और 1 पे। और इसमें कुछ हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो हर एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है, जिसमें कुछ हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हमने ALU में भी देखे थे, है ना। कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो हम परफॉर्म करते हैं। वो कोई भी लैंग्वेज है उसमें हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका थ्योरी का ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद ये सारा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मशीन लैंग्वेज क्या कहती है? Although computer can be programmed to understand many different languages, every computer understood only one language without using a translation program. This language is called machine language of the computer. In short, कहने का मतलब ये है कि machine language वो लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है और उसमें उसको कोई भी ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रांसलेशन मीन्स ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, पहले मैं वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहली चीज आपने याद रखना है, जो हमारे पास मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, इसमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है, ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या होता है और क्यों हमें उसकी जरूरत है?
फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है, ये मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी है, रिपीट कर देता हूँ। ये एक पर्सन है और इसको सिर्फ कश्मीरी आती है। क्या आता है? सिर्फ कश्मीरी आती है। और एक ये पर्सन है हमारे पास, इसको सिर्फ हिंदी आती है। ठीक है, इसको हिंदी आती है, इसको कश्मीरी आती है। अब इस वाले बंदे को कश्मीरी नहीं आती। ठीक है, इस वाले को कश्मीरी नहीं आती और इस वाले को हिंदी नहीं आती, याद रखना। ठीक है, अब ये दो बंदे एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक यहाँ इंटरमीडिएटर, यहाँ थर्ड पर्सन लाएंगे। ठीक है, ये जो एक बंदा है मोटी मोटी अंकों वाला, इसको हिंदी भी आती है, इसको कश्मीरी भी आती है। अब ये क्या करेगा? इसने जो कुछ बोला उसको समझेगा, समझने के बाद इसको कश्मीरी में ट्रांसलेट करके बताएगा। अब ये जो बंदा जब कश्मीरी में कुछ बोलेगा तो उसको समझेगा, समझने के बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएगा। इतना समझ आया? अब ये जो बंदा है इंटरमीडिएटर, जो दोनों चीजें समझ रहा है और हमारा जो काम है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करवा रहा है, ये हमारा ट्रांसलेटर है। ठीक है, ये क्या है? हमारा ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर हम हमारी डेली लाइफ में भी कभी कभी यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर देखोगे तो कुछ टूरिस्ट आते हैं इंडिया में, और जैसे एक मान लो ईरान से आता है कोई, तो वो अरबी बोलता है ना, तो उसे यहाँ की हिंदी आती है ना कुछ, तो वो क्या करते हैं? एक ट्रांसलेटर हायर करते हैं। क्या करते हैं? एक ट्रांसलेटर जो है वो हायर करते हैं और उस ट्रांसलेटर को पे करते हैं। वो उनको इंडिया में जो भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां पे उनको विजिट करवाता है और जिस काम के लिए वो आए होते हैं उस मतलब वो काम परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारे पास ये मशीन लैंग्वेज है, इस मशीन लैंग्वेज में कोई भी ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना। मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 0 और 1 में काम करता है और 0 1 मीन्स दो ही डिजिट यूज होते हैं। समझ आया? चलिए नेक्स्ट, हर एक कंप्यूटर जो है वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। उसमें हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस आते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन आते हैं, देन ब्रांच ऑपरेशंस आते हैं। वो कंडीशनल भी हो सकते हैं और अनकंडीशनल भी हो सकते हैं। कंडीशनल या फिर अनकंडीशनल हो गया, कंडीशन हो गया कि जब हम कोई चीज चेक करवाएंगे देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और अनकंडीशनल हो गया कि फॉर एग्जांपल सीधा एक जो कंट्रोल है उसको ट्रांसफर करना। ठीक है, सेकंड जो ऑपरेशन है वो हमारे पास आता है डेटा मूवमेंट ऑपरेशन फॉर मूविंग डेटा बिटवीन मेमोरी लोकेशन एंड रजिस्टर्स। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, फिर से मैं एक वाइट स्क्रीन ले रहा हूं। जब भी हम कोई चीज एक्सेस करते हैं हमारे पास कुछ मेमोरीज आती हैं। जैसे सबसे कम मेमोरी है हमारे पास एक रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के बाद हमारे पास आती है कैशे मेमोरी, उसके बाद आती है हमारे पास मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं। अब ये जो है ये सीपीयू के नियरेस्ट होती है और जो फ्रिक्वेंटली चीजें एक्सेस होने वाली होती हैं वो सारी इसमें स्टोर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर सीपीयू को कुछ भी फाइंड करना होता है तो वो पहले रजिस्टर में देखेगा, अगर वहां नहीं मिलेगा तो फिर कैशे में देखेगा, अगर कैशे में नहीं मिलेगा तो फिर रैम में जाएगा, अगर रैम में नहीं मिलेगा तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। ठीक है, तो जो सबसे कम है वो एक तो सबसे कॉस्टली होती है, ठीक है, और सबसे फास्ट होती है। एक तो सबसे कॉस्टली होती है, सबसे फास्ट होती है, और इसकी जो मेमोरी साइज है वो लो रहता है। सबसे लो है रजिस्टर का, और रजिस्टर से ज्यादा जो है वो किसका है? कैशे का है। रजिस्टर का मोस्टली केबीज में होता है जो साइज है, कैशे का आपको एमबीज में मिलेगा। ठीक है, देन ये जो आपके पास आता है रैम, रैम जो है वो आपको जीबीज में मिल सकती है, मिलती है। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी जीबी में भी है, टीबी में भी है और पीबी में भी है, और काफी सारी मेमोरी टर्म्स यहाँ पे स्टोर हो रही है, वो उसमें भी आप कर सकते हो। बात समझ आई?
देन अब ये मैं बता रहा था जो एक ऑपरेशन है, इसमें डेटा मूव कर सकते हैं हम कहाँ से कहाँ करेंगे। जब हमें कुछ भी प्रोसेसिंग करवानी होती है तो सीपीयू के पास क्या आना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस भी आनी चाहिए जिसको एग्जीक्यूट करना है, और फिर स्टोर कहाँ पे है वो भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो जब रजिस्टर से सीपीयू के पास आएगा एग्जीक्यूशन के लिए, या कैशे से रजिस्टर में जाएगा, या कैशे से सीपीयू में जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन की स्टोर होगी। देन नेक्स्ट डेटा मूवमेंट ऑपरेशंस होते हैं, जैसे डेटा को मूव करते हो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से या फिर कंप्यूटर से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर में। कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ, जैसे पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में कुछ कॉपी करते हो कंप्यूटर से, या फिर कंप्यूटर से पेन ड्राइव में कुछ कॉपी करते हो। दूसरी चीज, जैसे आप माउस या कीबोर्ड से कुछ डेटा एंटर करते हो, तो ये सारे जितने भी ऑपरेशंस हैं ये इसमें आते हैं। हर एक कंप्यूटर जो है वो कुछ ये सारे ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन सारे के सारे कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, चाहे वो कोई भी आप लैंग्वेज यूज करो। ठीक है, तो पहली चीज याद रखना, ये जो मशीन लैंग्वेज है ये एक तो फास्ट है, दूसरा इसमें कोई भी ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो ऑपरेशन मैंने आपको बेसिक 5 ऑपरेशन बताए, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज के नहीं है, ये हर एक कंप्यूटर के हैं। वो आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, मशीन करो, असेंबली करो, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज करो। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके ना कुछ एडवांटेज और लिमिटेशन मैंने पहले ही बताया कि हर एक चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज इसका क्या है कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं मशीन लैंग्वेज में वो क्या होता है, कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय ए कंप्यूटर। वेरी फास्ट हो इसलिए होगा क्योंकि इसमें कोई भी हमें ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा, जो मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं वो आर अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट द नीड ऑफ एनी ट्रांसलेशन। एक तो हमने ये सीखा जो मशीन लैंग्वेज है वो फास्ट होती है, दूसरा इसमें कोई भी ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है। बात समझ आई? तो अगर हम सिंपल सी बात देखें, अगर ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है और ये एक तीसरा ट्रांसलेटर है, पहले ये इसको कुछ बताएगा, फिर ये समझेगा और फिर इसको बताएगा, तो प्रोसेस स्लो होगा। तो अगर ये बंदा डायरेक्ट इसको कुछ बताएगा तो टाइम कम लगेगा। तो इसीलिए ये कहता है कि जो मशीन लैंग्वेज है वो फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर्स, और दूसरा इसमें कोई भी ट्रांसलेशन या फिर ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये तो था इसका एडवांटेज। एडवांटेज के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। और लिमिटेशंस में सबसे पहले आता है हमारे पास मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है? मशीन डिपेंडेंट होता है जिस कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर बना है वो उसी कंप्यूटर पे चलेगा। जैसे, ठीक है, बात समझे? जिस कंप्यूटर पे, मतलब जो कुछ आप अपने मोबाइल पे टाइप कर रहे हो, अगर वो सिर्फ आपके ही मोबाइल पे ओपन होगा तो वो क्या है, वो मशीन डिपेंडेंट है। आपको याद रखना है कि जो सॉफ्टवेयर आप जिस मशीन पे डेवलप कर रहे हो और वो सिर्फ उसी मशीन पे एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, दूसरा इसका ड्रॉबैक क्या था? डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। तो वो हमने पहले ही डिस्कस किया कि मशीन लैंग्वेज में जितना भी काम होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। एक मिनट, दूसरा हमने देखा जो मशीन लैंग्वेज है उसमें जितना भी काम होता है वो किस में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो वो डिफिकल्ट है, कुछ एक्सपर्ट ही इसमें प्रोग्राम राइट कर सकते थे। और इसकी प्रॉब्लम क्या थी? अगर हम कुछ भी एरर आ जाए तो वो उसे फाइंड करना डिफिकल्ट था। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एरर आने के चांसेस हाई थे, और अगर एरर आ जाता था तो उस एरर को ठीक करने में जितना हमें टाइम लगना था उससे डबल हमें प्रोग्राम राइट करने में लगता है। ठीक है, अगर हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको एरर फाइंड करने में जितना हमें टाइम लगेगा उससे कम टाइम में हम नया प्रोग्राम फिर से राइट कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। तो डिफिकल्ट टू मॉडिफाई मैंने अभी आपको बता दी कि ये क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं भी 0 1 में चेंज हो जाए या फिर 1 0 में चेंज हो जाए तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी कोडिंग है वो 0 और 1 में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी ये एक्सप्लेन मैंने अच्छे से किए हुए हैं, नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। क्या आता है? असेंबली लैंग्वेज। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में क्या था, एक जो यूजर है उसको ये भी याद रखना था कि जो प्रोग्राम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मतलब वो कहाँ पे है, कौन सी एग्जीक्यूट होनी है, उसका उस जो भी कोडिंग थी उसकी भी 0 और 1 की कोडिंग थी, ठीक है। सेकंड, जितनी भी एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के साथ साथ जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, इन जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ पे स्टोर हैं, वो सारी चीजें भी मशीन लैंग्वेज में एक यूजर को ही याद रखनी पड़ती थी। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आई असेंबली लैंग्वेज। अब इस असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया, ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट था उसको रिप्लेस कर दिए किसके साथ, अल्फान्यूमेरिक कोड के साथ, जिसमें हम अल्फाबेट या नंबर दोनों यूज करते थे। और इस अल्फाबेट या नंबर में क्या करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल हम मेमोरी की अगर बात करें, जैसे ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे कुछ वैल्यू स्टोर है और इसका एड्रेस है 1002। तो अगर हम मशीन की बात करें तो हमें, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, मैं एक वाइट स्क्रीन लेता हूँ और उस पर समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो ब्लॉक है ये वाला, इसमें वैल्यू 10 पड़ी हुई है, 10 स्टोर है, ठीक है। और इस पूरे ब्लॉक का जो अपना एड्रेस है वो 1002 है। क्या है? 1002। जब हम मशीन लैंग्वेज की बात करें तो जो यूजर था उसको दोनों चीजें याद रखनी थी, एक कि 1010 वैल्यू है और ये वैल्यू कहाँ पे किस एड्रेस पे पड़ी हुई है, 1002 पे पड़ी हुई है। इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पे 5 वैल्यू है और इस ब्लॉक का एड्रेस जो है वो 1004 है, तो यूजर को ये भी याद रखना था कि ये वैल्यू 5 है और इसका एड्रेस क्या है, मतलब किस एड्रेस पे वैल्यू है, 1004 पे है। तो अब इसकी वजह से जो यूजर एक्सपर्ट है, जो प्रोग्राम राइट करता था, वो फुली कंसंट्रेट नहीं कर पाता था अपने लॉजिक पे। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक क्या होता है प्रोग्राम का? प्रोग्राम का लॉजिक होता है कि एक्चुअल में आप कंप्यूटर से काम क्या करवाने जा रहे हो, ठीक है, वो आपका लॉजिक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 नंबर्स को ऐड करवाना है तो जो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं c और उसमें हम a प्लस b कर देते हैं, इन दो को ऐड करवा देते हैं। तो ये जो हम एडिशन करवा रहे हैं दैट इज लॉजिक ऑफ, ठीक है। ये जो एडिशन है ये क्या है, ये लॉजिक है ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर। अगर कोई आपसे पूछे कि आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है और उसका लॉजिक क्या है, तो आपने सिंपली बताना है नंबर 1 प्लस नंबर 2। इसी तरीके से अगर आपको कोई पूछे कि लॉजिक बताओ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स का, तो आपने सिंपली बताना है नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, ये लॉजिक है। तो मशीन लैंग्वेज में क्या था, मशीन लैंग्वेज में एक जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम राइट कर रहा था, उसको ये भी याद रखना था कि वैल्यू क्या वैल्यू है और किस एड्रेस पे स्टोर है, ठीक है। और दूसरा प्रोग्राम के इसकी वजह से प्रोग्राम के लॉजिक पे वो फुली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आई असेंबली लैंग्वेज। तो इस असेंबली लैंग्वेज में क्या किया, सिंबल्स यूज करे। सिंबल्स क्या यूज करे, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने बताया हमारे पास ये एक एड्रेस है 100, 1001, 1002, तो इनकी जगह हम इसको फर्स्ट, सेकंड एंड
कुछ भी जो आंसर है वो z स्टोर करवा सकते हैं, वो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं वापिस रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसी तरीके से सिंपली आप याद रखें, जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास 0 1 था, जो एड्रेस था, जिसकी वजह से जो प्रोग्रामर को याद रखना था कि कौन सी वैल्यू किस एड्रेस पे है और उसका एड्रेस भी याद रखना था। अब इसमें जो है प्रोग्रामर वो एड्रेस नहीं याद रख रहा, सिर्फ वो क्या कर रहा है, उसको उसने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, अल्फान्यूमेरिक कोड के साथ। ठीक है, अल्फान्यूमेरिक कोड जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों यूज होते हैं। ठीक है, तो उसके साथ उसने उसको रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, इसमें जो हम इसमें क्या करते हैं, हम एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ट्रांसलेटर, और उस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। क्या था, असेंबलर उसका नाम है। अब ये असेंबलर क्या करता है, ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा। किसको करेगा, असेंबली लैंग्वेज को। अब इसी के साथ साथ हमारे पास क्या है, कुछ मैंने पहले ही बताया कि हर एक चीज के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो अब इसके एडवांटेज क्या थे, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज, मतलब हम इसको इजिली समझ सकते थे, इजिली यूज कर सकते थे। हमें सारी की सारी प्रोग्रामिंग क्या करनी है, हमें 0 और 1 पे नहीं करनी, बात समझे। तो हम क्या करते थे, 0 और 1 की जगह हम अल्फान्यूमेरिक कोड यूज कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे कहीं 0 लिखना है तो पहले हम 0 0 0 ऐसे लिखते थे 4 टाइम, अगर 4 बिट की बात करें। ठीक है, तो ये इन बिट क्या होता है ये मैं आगे समझाऊंगा। तो अगर आपको 0 रिप्रेजेंट करना था तो आप ऐसे लिखते थे, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0। अगर 1 लिखना है तो हम इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं 0 0 1, और ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर 2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम 0 0 1 0 2 को रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसी तरीके से हमने A B C X Y Z जो हमारे पास कामा फुल स्टॉप कुछ भी बला है, तो हमने हर एक की जगह क्या किए, सिंबल्स यूज कर दिए। तो हमें अब क्या, जैसे पहले पिछले वाले केस में मैंने आपको बताया था कि RA के ESH को रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें क्या करते थे, R का अलग से 0 0 0 बला कुछ भी लिखी, A का कुछ भी लिखा, वो नहीं करेंगे। हम इसमें सिंपल R को RA के ESH ही लिखेंगे। समझ आई। चलिए, तो फर्स्ट ये क्या है, असेंबली इजी टू अंडरस्टैंड है और यूज करने में है। देन इजी टू लोकेट एंड करेक्ट एरर, हम इसमें इजीली जो एरर भी इजीली लोकेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं और उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। देन इजियर टू मॉडिफाई, इजीली इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब नो वरी अबाउट एड्रेस, वो किस एड्रेस पे क्या जाके स्टोर हो रहा है वो हमें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इजीली रिलोकेटेबल, अगर वापिस एक बार उससे रिलोकेट करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। देन एफिशिएंसी ऑफ मशीन लैंग्वेज, अब इसमें भी एक, जैसे ये कुछ एडवांटेज हैं तो इसी तरीके से कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या हैं, मशीन लैंग्वेज की तरह ये भी मशीन डिपेंडेंट है। मशीन लैंग्वेज की तरह ये भी क्या है, मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट मीन्स कि जो प्रोग्राम आपने असेंबली लैंग्वेज में राइट किया जिस कंप्यूटर पे, वो सिर्फ उसी कंप्यूटर पे ही चलेगा। जिस कंप्यूटर पे आपने जो प्रोग्राम राइट किया वो उसी कंप्यूटर पे चलेगा। सेम प्रॉब्लम थी किसमें, मशीन लैंग्वेज में भी। और मशीन लैंग्वेज में क्या था, एक और कि जो भी काम होता था वो 0 1 की फॉर्म में होता था, लेकिन हमने ये प्रॉब्लम कम कर दी, हम इसकी जगह सिंबल्स यूज करने लगे। समझ आई। दूसरा, नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड, अगर आप इसमें काम करना चाहते हो मशीन असेंबली लैंग्वेज में, तो देन आपको हार्डवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, हार्डवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक मोबाइल ऑपरेट कर रहे हो, तो अगर अभी तो आपको पता नहीं है कि आपके मोबाइल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, जब आपको वो पार्ट्स पता नहीं है तब भी आप काम कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप असेंबली लैंग्वेज में काम करना चाहते हो तो देन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी हार्डवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, मतलब रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है,
ठीक है, वो तो सारी छोटी छोटी चीजें हम सारी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है मशीन लेवल कोडिंग। मशीन लेवल कोडिंग में भी जो कोड है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो किस में, मशीन कोड लेवल पे राइट होती थी, और उसमें हम एक असेंबलर यूज करते थे ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, चलिए ये जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। अब जो पहली दो प्रॉब्लम्स थी, एक तो थी हमारे पास मशीन डिपेंडेंट की, जो हमने देखा मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट मीन्स कि आप जिस कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम बनाते थे वो उसी पे चलता था और किसी मशीन पे नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम मशीन डिपेंडेंट की व्हाट्सएप की बात करते हैं मशीन डिपेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिस कंप्यूटर पे व्हाट्सएप डेवलप हुआ है वो सिर्फ उसी कंप्यूटर पे चलता, आपके मोबाइल पे नहीं चलता। तो जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप किसी ने किया है और यूज कोई और कर रहा है अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल पे, तो वो मशीन इंडिपेंडेंट उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, इतना समझ आया? तो इतना अभी तक आपको मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट दो चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट हो गया कि जो सॉफ्टवेयर जिस कंप्यूटर पे बना वहीं पे चलेगा, और मशीन इंडिपेंडेंट हो गया कि एक सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक कंप्यूटर पे डेवलप करो और आगे उसको जिस मर्जी पे रन कर लो, एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, चला सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, मशीन इंडिपेंडेंट ना हो, तो फिर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो सॉफ्टवेयर ही ना डेवलप करें, क्योंकि वो तो फिर आगे सेल ही नहीं होंगे। बात समझे? अब जो सॉफ्टवेयर परचेज करेगा फिर साथ में नया मोबाइल या कंप्यूटर थोड़ी परचेज करेगा। नेक्स्ट, अब दूसरी उसमें प्रॉब्लम क्या थी, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में जो एरर थे उनको फाइंड करना थोड़ा टफ था। ठीक है, एरर मॉडिफाई करना टफ था, बट इसमें नहीं है, इसमें इजीली आप एरर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलिए और कुछ यहाँ पे लिखे हैं, बोथ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज हैव फॉलोइंग लिमिटेशंस। फर्स्ट, दे आर मशीन डिपेंडेंट, पहली चीज। सेकंड वन, a machine assembly language program cannot be executed on any other computer more than one for which it is written। सिर्फ जिसके लिए वो प्रोग्राम राइट किए हैं सिर्फ उसी मशीन पे चलेंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दे रिक्वायर प्रोग्रामर्स टू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर यूज। जो भी बंदा प्रोग्राम राइट करेगा उसको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए। मशीन और असेंबली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देन इट इज डिफिकल्ट, जो मशीन और असेंबली थी वो दोनों डिफिकल्ट थी, एरर प्रोन थी, एंड टाइम कंज्यूमिंग टू राइट प्रोग्राम इन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज बिकॉज दे डील विद मशीन लेवल कोडिंग requiring one instruction to be written for each machine level operation. Due to the limitation of machine and assembly language are often referred to as low programming language. High level programming language were designed to overcome these limitations of low level programming language. They are characterized by following features. ये जो हमारे पास मशीन आती है या फिर असेंबली आती है, इन दोनों को हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहेंगे? मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज बोथ आर लो लेवल लैंग्वेज, और जो थर्ड वन है वो हमारी क्या है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास क्या आता है, दे आर मशीन इंडिपेंडेंट। ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब आप किसी भी मशीन पे इसको रन कर सकते हो। दैट इज अ प्रोग्राम written in a high level language can be ported and executed easily on any computer having translator software for the high level language। सिर्फ आपको जिस मशीन पे चलाना है उस पे ट्रांसलेटर का सॉफ्टवेयर चाहिए, देन आप उसको वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते थे। बट
ये प्रॉब्लम जो है ये किस में थी, मशीन और असेंबली में। आप किसी और पे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। They do not require programmers to know anything about the internal structure of the computer on which the high level language program। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मशीन और असेंबली में अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हार्डवेयर के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। बट अगर आप देखोगे तो जैसे आपने कभी न्यूज़ में भी देखा होगा कि फॉर एग्जांपल 7th स्टैंडर्ड का या 8th स्टैंडर्ड का या 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, उसने कोई ऐप डेवलप की है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बच्चा है उसको कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर के बारे में भी नॉलेज होगी। नहीं, उसने जस्ट सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है, कोई एक बेसिक लैंग्वेज सीखी और उस पर उसने डिज़ाइन करना स्टार्ट किया और सॉफ्टवेयर या ऐप कोई भी वो उसने डेवलप कर दी। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसने दूसरी प्रॉब्लम जिस जो थी उसको ओवरकम किया, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो एक प्रोग्रामर है उसको हार्डवेयर की नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, दे डू नॉट deal with machine level coding, rather they deal with high level coding, enabling the programmers to write instructions using English words and familiar mathematical symbols and expressions। मतलब सिंपली जिस तरीके से आप इंग्लिश के वर्ड्स लिखते हो या फिर जिस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखते हो, वो सारी चीज़ें आप इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल a+b लिखते हो एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में। फॉर एग्जांपल a जो है आपका फर्स्ट नंबर है और b आपका सेकंड नंबर है, तो इसी तरीके से हम हाई लेवल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके जैसे ATM में जाओगे तो ATM की जो प्रोग्रामिंग हुई है वो हाई लेवल में हुई है। तो जैसे ही आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हो तो आपको सबसे पहले वो आपको दिखाता है, वेलकम दिखाता है। आप कार्ड इंसर्ट करते हो तो आपको बोलता है, मैसेज डिस्प्ले करवाता है, एंटर यूर पिन कोड, है ना, एंटर यूर पिन कोड। एंटर यूर पिन कोड क्या है, ये एक मैसेज है। तो ये क्या है, ये तो सिंपली इंग्लिश लाइक लैंग्वेज ही है ना जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही ऐसे ही मैसेज हम डिस्प्ले करते हैं, ऐसे ही मैसेज हम यूज़ करते हैं, ऐसे ही मैसेज हम डेटा रीड करवाने के लिए करते हैं, किसमें, हाई लेवल लैंग्वेजेस में, ठीक है। अब हर एक चीज़ के मैंने पहले ही आपको बताया कि कुछ लिमिटेशन और कुछ एडवांटेज होते हैं, तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या है, लो एफिशिएंसी, ठीक है, एज कंपेयर टू असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसकी एफिशिएंसी लो है। एफिशिएंसी लो क्यों है, मैंने पहले ही बताया कि जो जितना फास्ट एक मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज काम करेगी उससे स्लो करेगी कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज। वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्या, ट्रांसलेटर। क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर क्या करेगा, ट्रांसलेटर सबसे पहले यूज़र से डेटा लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, और ट्रांसलेट करने के बाद फिर कंप्यूटर को देगा, फिर कंप्यूटर से रिजल्ट लेगा, उसको फिर ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के बाद, एक मिनट में स्क्रीन वाइट ले लेता हूँ, चलिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये यूजर है, इससे डेटा लिया, उसको ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करने के बाद इसको समझ आएगा कंप्यूटर को, देन वापस कंप्यूटर से डेटा लिया, रिजल्ट ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करने के बाद फिर यूजर को देगा। तो प्रोसेस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये जो है इसका ड्रॉबैक है। बट अगर हम असेंबली की बात करें तो मशीन की करें तो वो डायरेक्टली किसके साथ कम्युनिकेट करते थे, कंप्यूटर के साथ करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है लेस फ्लेक्सिबिलिटी। ये लेस जो फ्लेक्सिबल है किसके साथ, इसमें हमें हार्डवेयर की नॉलेज नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि कौन सा सीपीयू है, कौन सा मेमोरी है, मेमोरी कितनी, एक इंस्ट्रक्शन जो है वो कितनी मेमोरी स्टोर कर रही है, क्या कर रहा है, वो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने सीधा अपना प्रोग्राम राइट करना है और एग्जीक्यूट करवाना है। देन एडवांटेज इसका क्या है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब एक प्रोग्राम आप एक मशीन पे
राइट करोगे और कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट उसके लिए जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेटर की, वो ट्रांसलेटर आपने उसमें इंस्टॉल करना है। देन सेकंड वन क्या है, ईजियर टू लर्न एंड यूज, इजीली हम इसे लर्न कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इसमें जो एरर आने के चांसेस है वो चांसेस भी कम है, अगर आ भी जाए तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन जो है इसमें जो एडवांटेज है, फोर्थ वन, वो हमारे पास है लो प्रोग्राम प्रिपरेशन कॉस्ट, प्रोग्राम को राइट करने में जो कॉस्ट लगती है वो भी हमें कम लगेगी। देन बेटर डॉक्यूमेंटेशन, बेटर डॉक्यूमेंटेशन मीन्स जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जिसको भी हम सॉफ्टवेयर बना के सेल कर रहे हैं हम उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हाउ टू ऑपरेट इट। डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मतलब आप कोई भी नया मोबाइल लोगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लोगे, टीवी लोगे, रेफ्रिजरेटर लोगे, तो उसके साथ एक मैनुअल सा आता है कि मतलब उस डिवाइस को आप किस तरीके से ऑपरेट करोगे। तो हम इसकी मतलब इसी तरीके से जो भी सॉफ्टवेयर हम हाई लेवल लैंग्वेज में डेवलप करते हैं तो उसकी बेटर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, इजीली हम राइट कर सकते हैं। और जो बीसीए के स्टूडेंट हैं जिनको जो अभी सी वगैरह पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए कमेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो अभी आपको सिर्फ चीज़ों को बेसिक से समझना है, जब इन डिटेल नेक्स्ट सेमेस्टर में हम इसको डिटेल में प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब कौन कौन से ट्रांसलेटर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो आज के लिए है वो हमारा इतना ही टॉपिक है, बेसिक मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली क्या है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जस्ट इतना ही आपको अंडरस्टैंड करना है। चलिए, थैंक्स।